बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स में एज़ एयरमैन अप्लाई किया है किसी भी पोस्ट के लिए और अभी तक आपका फ़िज़िकल या फिर ई टेस्ट जो कंप्यूटर टेस्ट होता है वो नहीं हुआ है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहली दफ़ा टेस्ट के लिए जाना है यानी फ़िज़िकल टेस्ट देने जाना है तो उस हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा कि पहले दिन आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। और अगर आपका फ़िज़िकल टेस्ट हो गया है और सेंटर वालों ने आपको किसी दिन ई टेस्ट के लिए बुलाया है जो कंप्यूटर टेस्ट होता है, तो फिर कंप्यूटर पर टेस्ट देते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का वो ये है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश, फ़िज़िक्स और मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूँगा। और ये जो टॉपिक्स हैं ये जो 2025 में मेरे स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंस है उस बुनियाद पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो इंग्लिश, फ़िज़िक्स और मैथ का जो टेस्ट है ये आप लाजमी तौर पर पास करेंगे। और ये हिस्सा आपने लाजमी तौर पर देखना है अगर आपने जो कंप्यूटर टेस्ट होता है वो पास करना है, ठीक है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक्सपीरियंस के MCQs शेयर करूँगा। एक्सपीरियंस के MCQs दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम आपके साथ एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो ना मुख्तलिफ़ छोटी छोटी वीडियोज़ बनाकर उसमें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो फ़िज़िकल और ई टेस्ट के हवाले से आपको गाइड कर दूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी अभी PF के सेंटर्स हैं उसमें एक ही दिन में आपका फ़िज़िकल और ई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन मियाँ वाली सेंटर में ऐसे हो रहा है। मियाँ वाली सेंटर में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया है कि सर हमारा एक ही दिन में फ़िज़िकल हुआ और एक ही दिन में हमारा ई टेस्ट हुआ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो अपना ई टेस्ट होता है वो भी पास कर दिया है और उनका मेडिकल भी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर कर दिया। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर सेंटर में क्या होता है, ज़्यादातर सेंटर में आपका जो फ़िज़िकल है वो एक दिन होता है और उसके बाद फिर आपको 2 या 3-4 दिन आपको देते हैं ई टेस्ट के लिए, ठीक है। यानी वो आपको दिन देंगे या फिर आपसे कहेंगे कि कल आना, ठीक है। या फिर आपको कहेंगे कि मिसाल है कोई दिन आपको दे दें कि 2 दिन बाद आना, या कोई आपको डेट दे देंगे कि इस डेट को आपने आना है तो आपका हम ई टेस्ट करेंगे, कंप्यूटर टेस्ट करेंगे। अब अगर आपने फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने साथ जो अपना शनाख्ती कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड, ठीक है, ये आपने ओरिजिनल लेकर जाना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर आपने नादरा से जुवेनाइल कार्ड बनाना है, ठीक है। जुवेनाइल कार्ड क्या होता है, ये 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। ये नादरा की तरफ से इशू होता है, ठीक है, स्मार्ट होता है ये, यानी कि इसमें भी चिप होती है। तो अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड भी नहीं है और जुवेनाइल कार्ड भी नहीं है, आप कहते हो कि सर मेरे पास तो सिर्फ बे फॉर्म है, तो बे फॉर्म पर काफ़ी सेंटर से ये रिपोर्ट मिली है, काफ़ी यानी कि एक्सपीरियंस मिला है कि अभी बे फॉर्म पर टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करते और उन्हें कहते हैं कि आप नादरा जाएं और नादरा में आप स्मार्ट कार्ड के लिए या जुवेनाइल कार्ड के लिए अप्लाई करें और नादरा वाले जो आपको टोकन देंगे वो टोकन साथ लेकर आएँ तो उस पर हम आपको यानी टेस्ट के लिए बिठा देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बेफॉर्म के बलबूते पर आपने नहीं चलना, आपने बाकायदा कार्ड बनाना है, कोई सा भी कार्ड। अगर 18 साल से कम उम्र है तो जुवेनाइल कार्ड बना लें और अगर 18 साल आपकी उम्र पूरी हो चुकी है तो फिर स्मार्ट कार्ड बनाएं जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होता है। साथ में ये जो आपका स्लिप होता है PF की वेबसाइट से आप इसे प्रिंट कर लें, कुछ पैसे भी अपने साथ रखें, 100, 200, 300 रुपये, ठीक है। अपने साथ एक सनद भी रखें जो मैट्रिक का सनद हो। अगर आपने FSC किया है तो आपने FSC के जो कागजात होते हैं वो साथ लेकर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो PF का एयरमैन का जो टेस्ट होता है ये मैट्रिक बेस पर होता है, तो आपके जो वहाँ डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे वो सिर्फ मैट्रिक बेस वाले होंगे, ठीक है। साथ में आपने लेकर जाना है मार्कशीट या DMC, ये दोनों एक ही चीज़ है, मैट्रिक की मार्कशीट, ठीक है। फिर आपने पेरेंट्स जो आपके अम्मी अब्बू होंगे उनकी जो शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी होगी वो अटेस्ट करके लेकर जाना है और इसके साथ साथ आपने 3 से 4 पासपोर्ट साइज़ की अच्छी जो क्वालिटी की तस्वीरें होती है वो भी लेकर जाने हैं। तो ये आपके पहले दिन होंगे। अब अगर आपका फ़िज़िकल टेस्ट हो गया है, ई टेस्ट है, आपका कंप्यूटर टेस्ट है, तो उस हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि
जब आप टेस्ट दिया करें तो आपने कोशिश करना है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपने लाजमी तौर पर हल करने हैं। ये होता क्या है, अभी एक एक्सपीरियंस आया है कि सर मैं इंटेलिजेंस में फ़ेल हो गया। मैंने कहा कैसे फ़ेल हो गए? कह रहा है कि सर मैंने MCQs ही 70 किए थे। अब इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आपके 100 MCQs होते हैं। अब 100 MCQs में से 50 आपने पास करने होते हैं, ठीक है। कम से कम 50% क्या होता है, अगर आपने टेस्ट पास करना है तो आपका 50% टेस्ट जो हो वो पास होना चाहिए। तो अब 70 में उसने कितने पास किए होंगे? ज़ाहिर है कि कुछ गलत भी किए होंगे, तो फिर उस तो जो है ना ये फिर नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो असली मैं आपसे कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हो, यानी कि 100 क्वेश्चन है 40 मिनट में आपने सॉल्व करने हैं, तो आपने 100 में से 100 MCQs लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करने हैं। और फिर इंटेलिजेंस में आपने कोशिश करना है कि ज़्यादातर टाइम आपने नॉन वर्बल को देना है। नॉन वर्बल मुश्किल नहीं होते लेकिन टाइम टेकन होते हैं, ठीक है, बस ट्रिकी होते हैं। उसमें आपका टाइम वैसे ही लग जाता है, उसको जब आप सोचते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा, इस करते करते आपका यानी टाइम निकल जाता है। और फिर एक और बात, ये टिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आता हो वो आप उसकी पीछे न पढ़ा करें, ठीक है। क्योंकि देखिए ये मैं अपने टेस्ट की बुनियाद पर कह रहा हूँ, शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं ना 30% ये आपके होते हैं जी 25% ये बहुत इजी होते हैं, ये आप जल्दी कर पाएंगे। फिर बीच की जो 40% टेस्ट होते हैं ना, 40% बीच का, ये आपका होता है नॉर्मल, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता है। फिर उसके बाद आपका जो बच जाता है ना थोड़ा सा एंड में, ये आपका यानी कि इतने टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं होते, टाइम टेकन होते हैं। मतलब कि आपको सोचना पड़ता है, आप जल्दबाजी नहीं कर सकते उसमें कि ये लगा लूँ या ये लगा लूँ, कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, ये नहीं कर सकते, आपको बहुत सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको आपने इसके साथ एहतियात करना है कि कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसको स्किप कर दें, एंड में आप उसको दोबारा कर सकेंगे। और आपके जो स्क्रीन होता है उसमें अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस का एक ऑप्शन आपको शो होगा, जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है ना अनअटेम्प्ट छोड़े हैं, ठीक है, यानी कि आपने उनको अभी तक सॉल्व ही नहीं किया है। तो ये ई टिप्स के हवाले से कुछ गाइड्स थी, कुछ टिप्स थी कंप्यूटर टेस्ट के हवाले से, जो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। एक और टिप्स जो अभी याद आई है वो ये है कि आपने कोशिश करना है कि अगर आप एक दफ़ा क्लिक करें कंप्यूटर पर तो आपने इंतज़ार करना है, ठीक है। आप डबल क्लिक ना करें, आप बार बार क्लिक ना करते जाएं, क्योंकि इससे एक तो ये होगा कि आपका क्वेश्चन स्किप हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है। तो लिहाजा एक दफ़ा अगर आपको लगे कि मैंने माउस पर क्लिक कर दिया है तो बस अब आप वेट करें, स्क्रीन पर शो हो जाएगा। क्योंकि बहुत सर्वर कभी कभी स्लो होता है तो फिर 2 से 3 सेकंड क्वेश्चन शो होने में लग जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। हमारा नेक्स्ट है जी इंग्लिश के टॉपिक्स। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का कि आपने इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर दूं। इंग्लिश में 50 MCQs होंगे और 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल मुझे एक कॉल आई, एक स्टूडेंट की कॉल आई और कह रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने कहा जी करें। तो उसने कहा कि सर अगर हम इंटेलिजेंस का टेस्ट दे दें और उसके बाद हमें 5-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि हम इंग्लिश की थोड़ी सी रिवीजन कर लें। मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। एक ही टाइम में एक दफ़ा जब आप कंप्यूटर टेस्ट के लिए बैठ जाते हैं तो फिर आपका लगातार टेस्ट होगा उसी टाइम, ठीक है। तो अच्छा, इंग्लिश में आपने क्या कवर करना है? इंग्लिश में देखें आपके 6 से 9 लगते हैं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के MCQs, उसके साथ साथ लगते हैं जी 5 से 8 MCQs एक्टिव पैसिव वॉइस के, 2 आपके लग जाते हैं करेक्ट स्पेलिंग के, 2 साइनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, 4 आपके लग जाते हैं यंग वन ऑफ एनिमल्स के क्वेश्चंस, ठीक है। अब यंग वन ऑफ एनिमल्स से क्या मुराद है कि ये जानवर के बच्चों के जो इंग्लिश में नाम होते हैं ये यानी कि आपसे पूछे जाते हैं। फिर 12 से 15 MCQs लगते हैं प्रीपोजिशन के, 8 से 10 लगते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के, और उसके बाद जो बच जाते हैं ये आपके लगते हैं जी टेंसेस के और पार्ट्स ऑफ स्पीच के। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ये भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको मेरी उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, वो ये है कि ये कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपका टेस्ट जो है वो कंप्यूटर पर होता है।
तो कंप्यूटर की मर्ज़ी होती है कि अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ज़्यादा दिखाएं, प्रीपोजिशन की ज़्यादा दिखाएं, एक्टिव पैसिव वॉइस की ज़्यादा दिखाएं, ये कंप्यूटर की मर्ज़ी होती है, ठीक है। तो इसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये फिक्स है, लेकिन एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ही मैं आपके साथ ये जो एक सलेबस है ये शेयर किया है। ख़ास करके अगर आपने टेस्ट पास करना है और अगर आप कहें थे कि सर मुझे 3 से 4 टॉपिक्स बताएं जिस पर मैं मेहनत करूं और मेरा जो ये इंग्लिश का टेस्ट है ये मेरा पास हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक तो टेंसेस सीखनी है बेहतरीन, यानी अच्छी, यानी कि उसकी प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लाजमी तौर पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके साथ आर्टिकल्स को भी शामिल कर लें, ठीक है। ये आपने 100 उसकी यानी कि बेहतरीन तैयारी आपने करनी है। इसके साथ आपने करना है जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये 2 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स हो गए। उसके साथ आप करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम और एंटोनिम, ये बहुत ईजी होते हैं मैट्रिक लेवल के, ठीक है। मैट्रिक लेवल के ये ईजी होते हैं, आप आसानी से इसको कवर कर पाएंगे, इसको आप कर ले। तो मैं कहता हूं कि जी आपका जो इंग्लिश का टेस्ट है ये लाजमी तौर पर पास होगा। ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और प्रीपोजिशन है ये नीचे पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो मेजॉरिटी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह जो है लाजमी तौर पर ठीक होंगे और आप इंग्लिश टेस्ट को भी आसानी के साथ पास कर पाएंगे। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, फिज़िक्स टेस्ट के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूँ। अच्छा, फिजिक्स के टेस्ट का सबसे पहले सलेबस शेयर कर लेता हूँ। 25 MCQs होते हैं और 15 मिनट का टाइम होता है। फिजिक्स के टेस्ट में क्या लगते हैं, ज़्यादातर डिफिनीशंस लगते हैं, यूनिट्स लगते हैं, वैल्यूज़ लगते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ में क्या आ जाता है जी, आपकी ग्रेविटेशनल लॉ की ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, बॉइलिंग पॉइंट, साउंड स्पीड, etc वगैरह, ठीक है। फिर बेसिक इक्वेशंस आपके लग जाते हैं, आधा इक्वेशन दिया होता है और आधा आपने बताना पड़ता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं आपके। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, मास, वेट, स्पीड, फोकल लेंथ वगैरह, इससे रिलेटेड आपके 4 से 5 जो न्यूमेरिकल है वो भी लग जाते हैं, ठीक है। अगर आपने कहना है कि सर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं कवर करूं तो मेरा इंग्लिश का टेस्ट पास हो जाएगा, तो एक तो अगर आपने न्यूमेरिकल और ऐसा यूनिट्स, बेसिक जो यूनिट्स और डिफिनेशंस होती हैं ये तो आपने लाजमी तौर पर करने हैं, और वैल्यूज़ भी, ठीक है। और उसके साथ साथ ये चैप्टर्स हैं, इन्हें अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो फिज़िक्स का टेस्ट है उम्मीद है कि लाजमी तौर पर पास होगा। अभी हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। मैथ में आपकी क्या चीज़ें आती हैं जी, मैथ में एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जितने भी 9th और 10th के फार्मूलाज हैं ये लाजमी तौर पर याद करके जाइएगा, ठीक है। और आपका जो ज़्यादातर जो मैथ का टेस्ट है वो आपका जियोमेट्री से लगता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से लगता है, और जो बेसिक आपके वैल्यूज़ और डिफिनीशंस होते हैं उनसे लगता है, ठीक है। डिफिनीशन में आपके आर्क का डिफिनीशन पूछ लिया, मिसाल है सर्कल का, रेडियस का, इस तरह की जो डिफिनीशंस होती हैं ये लाजमी तौर पर आते हैं और लगते हैं 4 से 5 ही लाजमी लगते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथ के अंदर जो शुरू के क्वेश्चंस होंगे वो कौन से टॉपिक्स पर होंगे, अलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे, सेट्स, फंक्शंस जो चैप्टर हैं यहाँ से आते हैं, मैट्रिक्स, लॉगरिथम्स, नंबर सिस्टम, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशंस, इसके MCQs आपके शुरू में आते हैं, ठीक है। यानी कि 8 से 12 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से लगते हैं, फिर जो बाकी बच जाता है वो आपका जो ऊपर मैंने आपके साथ शेयर किया है इनसे लग जाता है। और अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो 9th और 10th क्लास की जो मैथ की बुक है उसकी बेसिक्स और जो मेन टॉपिक्स हैं ये अगर आप कवर कर लेते हैं तो बस आप यूँ समझ लें कि आपका मैथ का टेस्ट भी लाजमी तौर पर पास होने वाला है। अभी हम एक्सपीरियंस के जो MCQs है ये शेयर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ देन व्हाट डे ऑफ द मंथ इज़ फ्राइडे। कहते हैं कि अगर महीने का जो पहला दिन है वो संडे है तो फ्राइडे यानी कि जुम्मा जो है वो महीने के किस दिन आएगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, देखिए पहला दिन क्या है, संडे है, दूसरा दिन क्या है, मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, चौथा दिन वेंसडे, पांचवा दिन थर्सडे, ठीक है, और छठा दिन फ्राइडे, ठीक है, छठा दिन यानी 6th डे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी, 6th डे ऑफ द मंथ विल फॉल ऑन फ्राइडे, ठीक है। यानी कि जो उसी महीने का जो छठा दिन होगा वो जुम्मा पर आएगा, तो छठा दिन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए इज़ फादर ऑफ बी। कहते हैं कि ए जो है ये बी का बाप है, बट बी इज़ नॉट डॉटर ऑफ ए। लेकिन बी जो है वो ए की बेटी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर वो बाप है और बी जो है ए की बेटी नहीं है तो बेटा होगा फिर, ठीक है जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, बेटा।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं कि जी 1.5 kg ऑफ शुगर, 1.5 किलो चीनी की कीमत क्या है जी, 120 रुपये है। तो 7 किलो चीनी की कीमत क्या होगी? बहुत सिंपल है। देखिए अगर आप इस पर गौर करें तो अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि एक किलो जो चीनी है उसकी कीमत निकली है 80 रुपये, ठीक है। क्योंकि 80 का अगर आप हाफ़ करेंगे, 80 का आप आधा किलो करेंगे तो 40 रुपये बनता है, और 80 और 40 जब आप मिलाएंगे तो आपका बनता है 120, यानी कि 1.5 kg, ठीक है। तो 80 रुपये आपकी 1 किलो चीनी की कीमत निकली है। तो आपने क्या करना है, 80 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 7 56 आता है। तो आपका 560 रुपये 7 किलो चीनी की कीमत बनेगी। तो फिर 560 रुपीज़ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन जो होते हैं इनको कॉमन सेंस के क्वेश्चन कहते हैं। और मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कह दिया था कि इसके 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी लगते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लगा है कि जी टीचर्स आर अपॉइंटेड इन स्कूल, टीचर्स को स्कूलों में अपॉइंट किया होता है, यानी कि रखा होता है, किस मकसद के लिए रखा होता है? ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके, टू गिव नॉलेज, ठीक है। टू प्ले विद स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ खेल सके, ये भी गलत है। टू ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और तालीम के अलावा काम शाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों से कराए, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? टू गिव नॉलेज। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है कि अली ओपन 30 बोर्ड्स इन 24 सेकंड्स। अली 24 सेकंड में 30 बोर्ड्स जो है ना ये ओपन कर लेता है, ठीक है। 12 मिनट में कितने बोर्ड्स ओपन कर लेता है ये हमने फाइंड करना है। देखिए बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, आपने मिनट तक टच करना है, ठीक है। आपने मिनटों में पहले निकालना है, फिर आपको ये जो 12 मिनट है इसका निकालना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सेकंड भी डबल करते जाएंगे और इधर बोर्ड्स भी डबल करते जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड को हम डबल करेंगे, 24 सेकंड में अगर 30 हैं तो 48 सेकंड यानी कि 48 सेकंड में 60 हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा फिर 1 मिनट 12 सेकंड यानी 48 सेकंड में मज़ीद हम 24 सेकंड अगर ऐड कर देंगे तो 1 मिनट 12 सेकंड में कितना हो जाएंगे जी, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकंड में 90 हो जाएगा। फिर 1 मिनट 12 सेकंड में अगर हम मज़ीद 24 सेकंड ऐड कर दें तो 1 मिनट 36 सेकंड हो जाएगा, और इधर जो बोर्ड्स है ये 120 हो जाएंगे, ठीक है जी। अब 1 मिनट 36 सेकंड में हम मज़ीद 24 सेकंड यानी 24 सेकंड मज़ीद ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे पूरे 2 मिनट, और इधर जो 120 बोर्ड्स थे ये हो जाएंगे 150 यानी कि 150 बोर्ड्स, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यानी कि 2 मिनट में अगर 150 यानी कि 150 बोर्ड्स ओपन कर लेता है तो 4 मिनट में कितने ओपन करेगा, 4 मिनट में 300 करेगा, ठीक है। 4 मिनट में जब 300 करेगा तो इसका मतलब है कि 8 मिनट में कितने करेगा, 600 करेगा, ठीक है। जब 8 मिनट में 600 करेगा तो फिर 12 मिनट में कितने करेगा, 900 करेगा, ठीक है जी। यानी कि 4 मिनट में 300 तो 8 मिनट में 800, ठीक है जी। और फिर हम ये 300 करेगा तो 8 मिनट में 600 करेगा, सॉरी, और फिर हम 300 ऐड करेंगे तो 900 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा 900 बोर्ड्स बनेगा 12 मिनट के अंदर। देखें मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। इधर से 2 मिनट में, इधर 2 मिनट में कितना हो रहा था जी, 150 रुपीज़, ठीक है जी, 150। तो हमारा 4 मिनट में कितना होगा जी, 300, ठीक है जी। ये देखिए 300 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी 4 को हम डबल करेंगे, इसी 4 को अगर हम डबल करेंगे तो ये 300 भी डबल करेंगे ना, ठीक है। तो ये हमने कर दिया जी 4 मिनट के बजाय 8 मिनट, 8 मिनट में कितना हो जाएगा जी, 600 हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर हमने इस 4 को, ये वाला 4 को हमने फिर 8 में ऐड कर दिया, ये 12 हो जाएगा, और इस 300 को 600 में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 900 हो जाएगा। बस सिंपल ये फार्मूला है, ठीक है जी। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब सेम क्वेश्चन है लेकिन अब उल्टा कर दिया है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ संडे, के महीने का जो पहला दिन है वो संडे है। व्हाट डे इज़ ऑन द 6th डे, तो छठा दिन कौन सा है। ये मेरे ख्याल में वही क्वेश्चन है लेकिन उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये भी आसान है कि पहला दिन संडे है, दूसरा दिन मंडे, तीसरा दिन ट्यूसडे, ठीक है। फिर आप चलते जाएँ तो छठा दिन आपका आएगा जी फ्राइडे, आपका इसमें भी फ्राइडे आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कहता है कि अली बॉट अ बाईसाइकिल एंड 10,000 रुपीज़, ठीक है, एंड 10,000 रुपीज़, ठीक है। 10,000 रुपये में एक बाईसाइकिल, एक साइकिल ख़रीदी अली ने। ही हैज़
₹4800। उसके पास अपने जो पैसे थे वो थे 4800 रुपया, ठीक है। एंड रिमेनिंग अमाउंट ही बोरोड फ्रॉम अकरम एंड अजमल, और जो बाकी का पैसा था उसने अकरम और अजमल से लिया था। हिज बोरोड अमाउंट विल बी, तो उसने जो बोरोड अमाउंट का मतलब ये है कि उसने जो कर्जे का पैसा लिया वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ओवरऑल कैलकुलेशन करें कि 10,000 की साइकिल उसने ख़रीदी और उस 10,000 में से 4800 रुपया अगर अली के पास खुद अपना पैसा था तो बाकी बचा कितना, बाकी आपका बचा जी 5200 रुपया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए इसका मसला ये हो जाता है ना कि बाहर निकल जाता है। चले मैं दोबारा ले लेता हूँ इधर से, यानी कि 5200 रुपया बच जाता है। 5200 रुपया अली ने लिया है कर्जा, ठीक है। अब ये 5200 रुपया अमाउंट जो है ये हमने पूरी करनी है। सबसे पहली बात हम ये ऑप्शन देख लेते हैं कि मिसाल अकरम से लिया है 2800 और अजमल से लिया है 2500। तो 2800 और 2500 को जब आप आपस में ऐड करेंगे ना तो ये आपका 5200 नहीं बनता है, इससे ज़्यादा बनता है, ठीक है। यानी कि 5300 बनता है, 100 रुपये ज़्यादा बनते हैं, तो ये अमाउंट भी नहीं हो सकती, ठीक है। फिर अगर हम 2900 और 2400 को ऐड करेंगे तो ये भी 2300 रुपये बनता है, ये अमाउंट भी आपकी नहीं बन सकती। हमने ये अमाउंट पूरी करनी है, ठीक है। ये 5200 रुपये आने चाहिए। फिर अगर हम 2700 और 2500 को आपस में ऐड कर दें और ये मान लें कि 2700 रुपये अकरम से लिए हैं और 2500 रुपये अजमल से लिए हैं, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा जी 5200 रुपये। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि इधर जो अमाउंट है वो आपने पूरी करनी है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अली डज अ वर्क इन 30 डेज। एक काम है अली उसको 30 दिनों में करता है। हिज हेल्पर डज सेम वर्क इन डबल टाइम। अली का एक हेल्पर है वो वही काम डबल टाइम में करता है। मतलब ये कि अगर अली 30 दिनों में करता है तो उसका जो वर्कर है वो 60 दिनों में करता है। इफ़ बोथ वर्क टुगेदर, अगर अली भी और उसका जो हेल्पर है वो दोनों आपस में इकट्ठा हो जाए और उसी काम को करने लग जाए, देन हाउ मच डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो मतलब कितने दिनों में वो जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों का जो है ना एक रेशो निकालेंगे। देखिए अली जो है ऊपर काम है, ये जो 1 है ये काम है और नीचे उसके दिन लिखे हैं, ठीक है। अली करता है 30 दिनों में और उसका जो हेल्पर है वो 60 दिनों में करता है। उसको हम प्लस करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। नीचे आ जाएगा 3 और उसके नीचे हमने एलसीएम में लिया था 60। तो 3 और 60 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा जी 20 बनेगा, ठीक है जी। तो 20 हमारा क्या होगा जी, यानी कि 20 दिनों में वो जो काम है वो अली और उसका हेल्पर मिलकर ख़त्म करेंगे या पूरा करेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ का क्वेश्चन है। ऊपर लिखा है 22, फिर 33, फिर 44, ठीक है जी। और नीचे है 27, 25, 23। अगर आप गौर करें नीचे 27 में कम होता जा रहा है, 27 - 2, 25 - 2, 23 - 2, 21, ठीक है। तो नीचे 21 ये आ गया। तो आपका इधर से भी आप पहचान सकते हैं कि आपका आंसर ये बनेगा। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप ऊपर का भी देख सकते हैं, ठीक है। 22, 33, 44, 55, ठीक है, क्योंकि 11 ऐड होते जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन है जी 70% ऑफ 70 इज डैश। ये भी आसान क्वेश्चन होते हैं। जो नंबर 100 के अंदर होते हैं आपने क्या करना है, उसको आपने जो उसका 10% आपने निकालना है या आपने 10 से डिवाइड करना है। तो जो भी आंसर आपका निकलेगा वो आपका 10% होगा, ठीक है जी। मिसाल एक अगर आप इसको डिवाइड करते हैं ना तो आपका 7 निकलेगा। 7 आपका क्या हो गया जी, आपका 7 हो गया 10%, ठीक है। अब 7 को आपने 70 से यानी जो मांगा गया है 70% मांगा है तो बस 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 49 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं टीवी इज़ टू वॉच। अगर हम टीवी देखते हैं एज न्यूज़पेपर इज़ टू, तो न्यूज़पेपर को क्या करते हैं जी, न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं। रीड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये लाते हैं, ये लाजमी आते हैं, ये 3 से 4 लाजमी लगते हैं आपके वर्बल वाले पार्ट में। फुट इज़ टू शूज़, अगर हम जो है ना शूज़ को पैरों में पहनते हैं। वॉच इज़ टू, और वॉच हम कहाँ पहनते हैं, वॉच हम पहनते हैं जी रेस्ट में, ठीक है जी। कलाई जिसे हम कलाई कहते हैं, तो रेस्ट इसका करेक्ट आंसर है।
फाइंड ओड आउट डंकी मेयर हेन हॉर्स। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो बाकी जानवर के 4 पैर होते हैं, हेन के 2 पैर होते हैं, एक ये भी, और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जो डंकी है, मेयर है, हॉर्स हैं, ये ममल्स है, ये अलग जानवर हैं, और हेन जो है ये अलग जानवर है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस के हिसाब से तो हेन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट, यहाँ पर हमने पेयर सीरीज का क्वेश्चन आ गया जी। 48 45 इन दोनों में से इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है जी? 3 का फ़र्क है। ठीक है, 45 और 40 के बीच में कितना फ़र्क है? 5 का फ़र्क है। फिर 40 और 33 के बीच में 7 का फ़र्क है। 33 और 24 के बीच में 9 का फ़र्क है। ठीक है, तो अब आप देखे जाएँ 3 5 7 9 11। अब 24 से हम 11 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 13 बनेगा। ठीक है जी, यानी कि जो इवन नंबर थे उसको हम ऑड नंबर जो थे उस हिसाब से हम कम करते जाएंगे, ऑड नंबर के हिसाब से। शॉर्ट इज टू ड्रेस इज मैंगो इज टू फ्रूट। सिंपल क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है जी, फ्रूट इसका करेक्ट आंसर है। फिर सेम क्वेश्चन वही आ गया जी। 40% ऑफ 40 इज डैश। सबसे पहले 10% आप निकालें। 40 का 10% कितना आता है जी? 4 आता है। ठीक है, तो 4 को आपने 20%, 30%, 40%, यानी 4 को 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा जी 16 इसका करेक्ट आंसर है जी। इसके अलावा अगर आप हमसे पेड नोट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और ये आप पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। हाँ देखिए, नोट्स जो है ना, नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको बता रहा इसलिए हूँ कि देखिए नोट्स में किसी किस्म की कमी नहीं है। ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, मेरे पास वॉइस भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट के टेस्ट पास हो चुके हैं। लेकिन देखिए फिर भी मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि सर आपका टेस्ट लाजमी तौर पर पास होगा, क्योंकि गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी ऐसा होता है ना कि फिर उसका मुझे फिर हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे फिर अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि यार सर मेरा टेस्ट पास हो जाएगा, मुझे तो उम्मीद है कि ये जो नोट्स है ये 100% कंप्लीट नोट्स हैं, आपको इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सुपर एक्सेलेंट जो बुक है वो भी, उसकी भी एमसीक्यूज़ हैं, और फाइन इंटेलिजेंस की भी एमसीक्यूज़ हैं। बस आपने सिर्फ समझना है, और समझने के लिए फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हैं 250 रुपीज़ की नोट्स हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मेंशन है, इस पर आपने रब्ता करना है। और वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, वीडियो भी शुरू है, क्योंकि इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ हैं और फिज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ है वो भी तो आपके साथ शेयर करने हैं। मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन देखिए मैं मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपसे साथ वाकई में कुछ शेयर करूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश की क्वेश्चन है। ठीक है जी, विच होम विन डू यू सपोर्ट। सिंपल है, विच कब यूज़ होगा जी? जब आपके पास ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं नहीं है ना, तो यहाँ पर विच यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा जी होम डू यू सपोर्ट। आप किसको सपोर्ट करते हैं? ठीक है, विन जो है ना, विन टाइम को रेफ़र करता है, तो यहाँ पर विन का तो बनता ही नहीं है आंसर। ठीक है, होम डू यू सपोर्ट, होम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फिर जी, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस यहाँ पर करेक्ट आंसर है, और ये आप टेंस का क्वेश्चन है जी, इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। मूव द बुक डैश द शेल्फ। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन में से आपको जो ना डाउट हो जाएगा कि इनटू होगा या ऑन टू होगा। ठीक है, मूव द बुक इनटू द शेल्फ अगर करेंगे तो भाई इनटू किसी चीज़ के अंदर वाले बिल्कुल पूरे के पूरे अंदर चले जाना, उसको हम इनटू यानी कि वो करते हैं। ठीक है, रेफ़र करते हैं। ऑन टू यहाँ पर लगेगा ऊपर से। ठीक है जी, तो यानी कि आउटर हम किसी उसमें रखते हैं। तो शेल्फ को अगर हम यानी कि सेंटेंस समझ लें, बुक को हम उस पर रखेंगे, ऑन टू यहाँ पर करेक्ट आंसर लगेगा, मूव द बुक ऑन टू द शेल्फ। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, मैंने आपको कहा था स्पेलिंग भी लगता है यहाँ पर, और लैंग्वेज आया है, लैंग्वेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है जी? LANGUAGE। ठीक है, लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश यू गिव मी अ कप ऑफ टी, शुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी, कैन, कुड, मे। यहाँ पर जो आपका मॉडल वर्ब जो करेक्ट लगेगा वो लगेगा जी आपका कुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी। क्या आप मुझे चाय का कप दे सकते हैं? तो यहाँ पर आपका कुड करेक्ट आंसर लगेगा। यू हैव डैश फुटबॉल ऑन टीवी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हैव है ना, हैव, इसने आपको आपको आंसर बता दिया।
ठीक है, अगर आपकी टेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जो इंग्लिश का टेस्ट आप यकीन माने इतना आसान टेस्ट है। बस मैं कहता हूँ कि बस अब मेरे पास जो है ना रिसोर्सेज बड़े कम हैं, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मेरे पास आप दुआ करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एलईडी होती हैं वो अगर आ जाती है ना और अच्छा सेटअप मेरे पास आ जाए, मैं आपको ऐसे इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि जो भी टेस्ट हो इंशाल्लाह आप उसे पास कर पाएंगे। तो ये जो है इसने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कौन सा जो है ना फॉर्म लगेगा, उसने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर लगेगा जी यू हैव वॉच्ड, ठीक है, जो सेकंड या थर्ड फॉर्म हम इसे कह सकते हैं, ये फुटबॉल ऑन टीवी। तो ईडी के वाला जो फॉर्म है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। टेररिस्ट्स रीच बाय बोट, बाय यहाँ पर करेक्ट आंसर है जी। द मीटिंग एंडेड इन अकॉर्डेंस अकॉर्डिंगली, इधर करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, जिस तरह यानी कि बताया गया था उसी हिसाब से ये जो मीटिंग है वो ख़त्म हुआ। ही गिव मी, गिव ये गिव नहीं है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ही गिव मी अ 1 रुपी नोट, ठीक है, इन 1 रुपी नोट यहाँ पर नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर ये वावल है तो नहीं, इधर ये नहीं होगा, इधर होगा जी अ 1 रुपी नोट, ठीक है जी। यहाँ पर अ जो है ये करेक्ट आंसर है। आई पुट डैश माई शूज़, ठीक है, आई पुट ऑन माई शूज़, आई पुट ऑन माई शूज़, ऑन होता है यहाँ पर, तो ऑन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ही सेड हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, चेंज द नरेशन। ही सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है जी। ही सेड दैट हॉनेस्टी वाज, पहला वाला नहीं है, पहला वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाज आया है। फिर दूसरा वाला भी नहीं है क्योंकि इधर क्या है, इधर से का फर्स्ट फॉर्म है, इधर सेड आना चाहिए। आखिरी वाला भी आंसर नहीं है क्योंकि इधर टोल्ड आया है, ठीक है, तो ये टोल्ड भी नहीं आना चाहिए। आपका जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, ही सेड दैट हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बर्ड्स आर केप्ड बाय हर। अभी आपके पास पैसिव वॉइस है, इसको आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म में इसको फर्स्ट फॉर्म में यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका ये जो सेंटेंस है ये आपका बन जाएगा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब उसमें आपने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का निकालना है। शी कीप द बर्ड्स, ठीक है। अब ये भी करेक्ट सेंटेंस है, बस सिर्फ एक मसला है, वो ये है कि जो कीप है ना इसके साथ एस नहीं लगा है, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में एस भी लगाते हैं। तो शी कीप्स द बर्ड्स जो आपका फोर्थ वाला सेंटेंस है ये आपका करेक्ट सेंटेंस है, शी कीप्स द बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड आई एम टायर्ड, चेंज द नरेशन। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थका हुआ था, ठीक है। ये आई एम टायर्ड ये प्रेजेंट टेंस है, हम जब नरेशन चेंज करते हैं तो प्रेजेंट को हम पास्ट में तब्दील कर देते हैं और पास्ट में हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, तो यहाँ पर वाज करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए जी। द ट्रेन अराइव्ड इन द टाइम एट द स्टेशन, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। कहते हैं कि भाई जो ट्रेन था या रेलगाड़ी थी वो वक्त पर पहुंची स्टेशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर द ट्रेन जो है क्या वक्त पर पहुंची, भाई ट्रेन पहुंची, तो द ट्रेन जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अगर आपसे ऑब्जेक्ट पूछे तो यहाँ पर स्टेशन आपका एट द स्टेशन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आर्टिकल लगेगा वो द लगेगा। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब ये फिजिक्स के एमसीक्यूज है जी। रेडियो वेव, साउंड वेव, लाइट वेव, वाटर वेव। जी साउंड वेव जो है ये कौन सी वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं। अब इसमें यही क्वेश्चन आपको उल्टा करके भी पूछते हैं, ठीक है। कैसे पूछते हैं, साउंड वेव्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश, नीचे आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वाटर वेव, रेडियो वेव, ठीक है जी। तो आपने फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव लगाना पड़ेगा, तो साउंड वेव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ इमेज इज फाउंड बाय अ कॉन्केव लेंस ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर कॉन्केव लेंस जो इमेज बनाते हैं वो बनाते हैं जी अपराइट और वर्चुअल। अ किलोग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मास फॉर डैश, मास की यूनिट है किलोग्राम, ठीक है जी। मैंने आपको कहा था कि ऐसा यूनिट्स को भी आपने प्रिपेयर करना है। फिर जी हमारे पास है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर हैव एक्सट्रीमली लोएस्ट एनर्जी। देखिए 3-4 फॉर्म ऑफ यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, सॉरी यार यानी कि फॉर्म ऑफ यानी कि मैटर हैं, ठीक है जी। सॉलिड, गैस, लिक्विड 3 होते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा हम अलग अलग चीज़ है।
तो उसमें जो सबसे लोवेस्ट एनर्जीज किसी स्टेट में होती हैं वो आपके सॉलिड्स में होती हैं, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये लाजमी तौर पर लगता है और ये बड़ा सिंपल है, 100 सेंटीग्रेड मैंने बता दिया जी 100 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब देखें यहाँ पर आप कंफ्यूजन क्वेश्चन है, पहला आप देख ले, पहला ऑप्शन क्या है kgms, ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकंड, लेकिन पर सेकंड नहीं है, ठीक है। अब मोमेंटम की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है और न्यूटन सेकंड भी है, लेकिन यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड को क्लिक करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने -1 का जो निशान होता है ऊपर सेकंड को शो करता है, तो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तो लिहाजा ये जो ऊपर वाला यूनिट है ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप इसको देखें तो सही है, लेकिन हमने लिखा ही गलत है, आधा लिखा है फॉर्म जो यूनिट है। तो न्यूटन सेकंड हम फिलहाल मोमेंटम की यूनिट को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड। साउंड का जो लाउडनेस डिपेंड होता है वो एम्पलीट्यूड को यानी कि डिपेंड होता है, ठीक है, उससे क्लोज होता है बड़ा। और यहाँ पर पेड नोट्स का दोबारा मैं आपसे कहता हूँ जी, ठीक है जी। व्हाट्सअप नंबर आपके यहाँ पर नीचे मेंशन है। और अच्छा, फ्री नोट्स का भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपके साथ मैंने लिंक शेयर किया था कि अगर आप फ्री नोट्स भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैंने प्रोवाइड किया था, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपको इंटेलिजेंस के, फिज़िक्स के, मैथ के, एक्सपीरियंस की भी आपको कुछ नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड करके उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड को जाना है तो फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर आपने रब्ता करना है, ठीक है जी। कॉल ना करिएगा प्लीज़, क्योंकि ज़ाहिर है कि कभी कभार हम मसरूफ़ होते हैं या फिर मार्केट बाहर हम भी यानी कि बाहर घूम रहे होते हैं किसी काम शाम की गरज से, तो फिर कॉल हम पिक नहीं करते, फिर आप कहेंगे कि सर तो कॉल ही पिक नहीं कर रहे, तो लिहाजा फिर हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है जी। तो आपने इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है, इंशाल्लाह हम आपको पूरा गाइड भी करेंगे और आपको नोट्स भी PDF में प्रोवाइड कर देंगे जी। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।